स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आजकल IAS और स्टेट PCS एग्जाम्स का ट्रेंड जिस तरह से बदल रहा है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, अक्सर करंट की किसी न्यूज़ को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को हासिल करना होगा। इसीलिए इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है रोज रात 9 बजे न्यूज एट 9 के नाम से। आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को संभालने के लिए RBI ने उठाए बड़े कदम। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स डिपॉजिट्स को ब्याज दर से जुड़े नियमों पर मिलेगी छूट। विदेशों से वाणिज्यिक उधार लेने की अधिकतम सीमा भी बढ़ाई गई। इस साल के आखिर तक क्लाइमेट क्लब का गठन करेंगे G7 मुल्क। पेरिस समझौते पर तेजी से काम करना है मकसद। कोई भी देश बन सकेगा क्लाइमेट क्लब का सदस्य। और राजस्थान के मानगढ़ हिलॉक को जल्द राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करेगी सरकार। भील आदिवासियों के बलिदान के लिए जानी जाती है यह जगह। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गोविंद गुरु की अगुवाई में 1913 में हुए थे बड़े प्रदर्शन। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। आप इस बुलेटिन की खबरों को PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर इसकी PDF आपको रोजाना मिल सकेगी। आइए खबरों को शुरू करते हैं। गिरते रुपए को संभालने और फॉरेक्स रिजर्व को पटरी पर लाने के लिए RBI ने कुछ सुधार करने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी से गिरावट जारी है और अभी यह अपने सबसे निचले स्तर पर है। फॉरेक्स रिजर्व और रुपए की वैल्यू पर सबसे बड़ा असर FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लौटने का हुआ है। पिछले 6 महीनों में करीब 2.5 लाख करोड़ का FPI वापस खींच लिया गया है। RBI ने इन सभी बातों को देखते हुए बैंकों को फौरी तौर पर FCNRB और NRE डिपॉजिट्स को बढ़ाने की मंजूरी दी है। बैंकों को फिलहाल इस तरह के डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट से जुड़े रेगुलेशन से छूट दे दी गई है। FCNR का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स। भारतीय बैंक नॉन रेजिडेंट्स को खाता खोलने की इजाज़त देते हैं। इस खाते में वे लोग विदेशी मुद्रा में पैसा रख सकते हैं। वर्तमान में डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर में ही पैसे जमा हो सकते हैं। इस तरह के डिपॉजिट्स के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे अकाउंट होल्डर को एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन का डर नहीं रहता। NRI 1 से 5 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड ले सकते हैं। अकाउंट होल्डर को मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता। NRI इंडियन रेजिडेंट्स और नॉन इंडियन रेजिडेंट्स दोनों के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के डिपॉजिट्स ARR यानी ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट का सब्जेक्ट जरूर हैं, यानी अलग अलग करेंसी के हिसाब से रेट अलग अलग तय होती है। अमेरिकी डॉलर के लिए SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, पाउंड स्टर्लिंग के लिए SONIA यानी स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज का इस्तेमाल होता है। इससे पहले बैंक लिबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को बेस बनाते थे। पिछले ही साल RBI ने बैंकों को लिबोर की जगह ARR के इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। सुधार के क्रम में NRE डिपॉजिट्स यानी नॉन रेजिडेंट्स एक्सटर्नल अकाउंट्स पर भी राहत दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक NRE डिपॉजिट्स पर लगने वाली ब्याज दर घरेलू खातों के मुकाबले ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह के अकाउंट्स में विदेशों में हुई अर्निंग को रखा जाता है। फॉरेक्स रिजर्व के लिहाज से RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉरपोरेट डेट में FPI को अक्टूबर तक के लिए शॉर्ट टर्म लिमिट से छूट दी है। फिलहाल सबसे कम मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का है। इसी तरह RBI ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत लिमिट को बढ़ा दिया है। इस लिमिट को $750 मिलियन से $1.5 बिलियन करने का फैसला लिया गया है।
कुछ दिनों पहले जर्मनी में दुनिया के 7 विकसित देशों यानी G7 ग्रुप का शिखर सम्मेलन हुआ था। इस बैठक में एक क्लाइमेट क्लब बनाने की मांग जर्मनी की तरफ से की गई थी। सम्मेलन के आखिरी दिन सभी देश क्लाइमेट एक्शंस के बीच तालमेल को लेकर इस क्लब को बनाने को लेकर राजी हुए थे। अब सभी देशों ने इसके गठन की प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक क्लाइमेट क्लब को एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ओपन एंड इंक्लूसिव नेचर का यह ग्रुप उनके लिए होगा जो 2015 के पेरिस समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्लाइमेट क्लब बनाने का विचार पहली बार 2015 में एक इकोनॉमिस्ट विलियम नॉर्डहॉस ने सामने रखा था। क्लाइमेट चेंज पर इस काम के लिए उन्हें 2018 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिल चुका है। G7 के मुताबिक क्लाइमेट क्लब सभी देशों के लिए खुला रहेगा, यानी कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना इसका खास मकसद रहने वाला है। 3 बातों पर इस क्लब का खास ध्यान रहेगा। पहला, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को हासिल करने के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज को एडवांस किए जाने पर फोकस। दूसरा, डीकार्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज में सुधार। और तीसरा, क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देने के लिए आपसी भागीदारी को मजबूत करना। चीन इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर अभी संशय जताया जा रहा है। इसकी वजह हाल ही में चीन ने यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। इसी के चलते इन 2 देशों को भी भारत के साथ G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में बुलाया गया था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत उन देशों से कुछ टैरिफ लिया जाता है जो EU के रूल्स को फॉलो नहीं करते। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में सरकार जल्द ही राजस्थान के मानगढ़ हिलॉक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकती है। इसके लिए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने कल संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मानगढ़ हिलॉक राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर है। यह एक ट्राइबल साइट है जहां भील समुदाय ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए थे। 1913 में यहां करीब 1500 भील स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये लोग गोविंद गुरु की अगुवाई में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस जगह को कभी कभी आदिवासी जालियांवाला भी कहा जाता है। गौरतलब है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के एक बाग में बड़े स्तर पर हुई हिंसा को जालियांवाला नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के बाद राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में लोग जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए माइकल ओ डायर के निर्देश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बाग में शांति बहाली के लिए सैन्य टुकड़ियां भेजी थीं। हालांकि इसके बाद ओपन फायर में कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी। आपको बता दें कि भील जनजाति देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इनकी बड़ी आबादी रहती है। इस समुदाय के लोग बेहतर आर्चर्स माने जाते हैं, यानी धनुर्विद्या में ये लोग पारखी होते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर में भी भील समुदाय के लोग बहुत ज्यादा निपुण माने जाते हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन AMASR एक्ट यानी द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 के तहत हुआ था। इस अथॉरिटी के ज्यादातर काम ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े हैं। केंद्र सरकार 1958 के AMASR एक्ट के तहत किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकती है। यही एक्ट सरकार को किसी स्मारक के संरक्षण के लिए प्रोटेक्टेड या प्रोहिबिटेड एरिया घोषित करने की शक्ति देता है। इस एरिया में कंस्ट्रक्शंस पर रोक रहती है या उन्हें रेगुलेट किया जाता है। आज केरल के कोच्चि में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बैठक हुई। सदस्य देशों के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की यह 6ठी बैठक थी। बैठक में सभी देशों के बीच 2022-23 रोड मैप फॉर कोऑपरेशन एंड एक्टिविटीज को आगे ले जाने और उसे लागू करने पर बातचीत हुई है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। मॉरिशस इसी साल इस ग्रुप का सदस्य बना है। बांग्लादेश और सेशल्स ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इस कॉन्क्लेव का गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच ट्राइलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन मैकेनिज्म के तौर पर हुआ था। बैठक में सभी देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हिस्सा लेते हैं। यह ग्रुप मुख्य तौर पर 5 पिलर्स पर काम करता है। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर तालमेल मजबूत करना, काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई,
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और मानवीय मदद और आपदा राहत। आइए अब इस बुलेटिन के आखिर में देखते हैं आज कौन कौन से सवाल बनते हैं। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का या के पूर्ण सदस्य है या हैं? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, 4 और 5 या फिर केवल 1 और 3। अगला सवाल, प्रायः खबरों में रहने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का संबंध किससे है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, बिम्स्टेक से, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से या फिर यूरोपियन यूनियन। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।